तो फाइनली आप कह सकते हो ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है और ये कैसा है बेटा, इनसॉल्युबल है। करेक्ट। तो ये व्हाइट कलर पीपीटी के फॉर्म में बनता है। तो ये पीपीटी रिएक्शन हो गई एसिटेट आयन के कंफर्मेशन के लिए। बाकी तो हम काफी हद तक उसको स्मेल से पहचान लेते हैं और भी तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि बहुत से एनाइंस हम पढ़ के आ चुके हैं हर एक, ये कैसा है बेटा, इनसॉल्युबल है। करेक्ट। तो ये व्हाइट कलर पीपीटी के फॉर्म में बनता है। तो ये पीपीटी रिएक्शन हो गई एसिटेट आयन के कंफर्मेशन के लिए। बाकी तो हम काफी हद तक उसको स्मेल से पहचान लेते हैं और भी तरीके होते हैं, ठीक है ना। सकते हो ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है और ये कैसा है बेटा, इनसॉल्युबल है। करेक्ट। तो ये व्हाइट कलर पीपीटी के फॉर्म में बनता है। तो ये पीपीटी रिएक्शन हो गई एसिटेट आयन के कंफर्मेशन के लिए। बाकी तो हम काफी हद तक उसको स्मेल से पहचान लेते हैं और भी तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि बहुत से एनाइंस हम पढ़ के आ चुके हैं हर एक एनाइन का अपना अपना कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का फिनोल्फथलीन था, है ना। उसी तरीके से आगे बढ़े तो सल्फाइड का सैलमॉन पिंक कलर कॉम्प्लेक्स वाला एक टेस्ट था। फिर और आगे बढ़े तो सल्फाइड का भी आया, है ना। इसी तरीके से बेटा थायोसल्फेट के भी अपने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं। तो यहाँ जो हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन। अब ये न्यूट्रल FeCl3 का क्या मतलब है वो भी मैं अभी समझाऊंगा। पहले आइए जरा रिएक्शन देख लेते हैं। ये FeCl3 है बेटा, जिसकी रिएक्शन हम सोडियम एसिटेट से करते हैं इन एक्वस मीडियम। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स लिए हैं 3 2 6, यानी कि 3 का टेबल ऐसे मतलब याद रख लीजिए 3 2 6। ओके। तो 3 FeCl3 है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है और 6 ये हैं। ये आपस में सबसे पहले मिलकर के क्या बनाते हैं उस पे भी आएंगे। पहले बात को समझिएगा हो क्या रहा है। ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ है। इसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, हाँ ले लिया। इसमें हमने सोडियम एसिटेट रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है। अब हम धीरे-धीरे इसमें FeCl3 मिला रहे हैं। तो FeCl3 मिला रहे हैं, हल्का सा इसको वार्म अप भी करने में लगे हुए हैं। तो हमें वहां पे एक रेड कलर अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। अब आप बोलेंगे सर वो रेड कलर किस चीज का बनेगा, आइए मैं बताता हूं। जरा ध्यान से देखना, ये Fe है, हाँ ठीक है। और ये Fe है, हाँ है। और क्या कहते हैं साथ में क्या है, OH है, हाँ है। और एसिटेट कितने हैं, 6 हैं, हाँ है। तो जो जितने दिखाई दे रहे हैं उतने उतने यहाँ पे ऐड कर दो। क्या मतलब सर, जैसे Fe3, भाई यहाँ पे Fe3 दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे Fe3 ऐड कर दो। OH कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 OH लिख दो। एसिटेट कितने दिखाई दे रहे हैं, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से क्या होगा बेटा, रेड कलर अपीयर होगा। खैर आइए जरा कॉम्प्लेक्स को पूरा कर लेते हैं। अब ये पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। कैसे बेटा, एक आयरन पे कितनी ऑक्सीडेशन है सर, हमें कैसे पता चलेगा। याद करिए बेटा, कॉम्प्लेक्स बनाते समय मैं बता चुका हूं ऑक्सीडेशन सेम रहती है। तो यहाँ पे Fe कितना है सर, +3 है। तो यहाँ पे भी Fe कितना होगा सर, +3 होगा। लेकिन कितने Fe हैं सर, 3 है। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा सर, +9 होगा। ओके। OH पे कितना चार्ज होता है सर, -1 होता है। कितने OH है सर, 2 हैं, तो -2। एक एसिटेट पे कितना चार्ज होता है सर, -1 होता है। कितने हैं, 6 हैं, तो -6। तो +9 और -8, यानी कि क्या बचा, +1 बचा। हाँ सर बचा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा बेटा, +1 आएगा। और उस +1 को मैं किससे बैलेंस कर दूंगा, Cl- से बैलेंस कर दूंगा। तो चलो कॉम्प्लेक्स तो बन गया। अब आइए बाकी चीजों को भी तो बैलेंस कर लें। हाँ सर बिल्कुल। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। वहां कितने Cl दिखाई दे रहे हैं सर, 1 Cl दिखाई दे रहा है। यहाँ कितने हैं सर, 9 है। ओके। कितने Na है सर, 6 है। तो एक काम करिए, 6 NaCl बना दीजिए। ओके, ये लो 6 NaCl। कितने Cl यूज हो गए सर, एक तो यहाँ यूज हो गया, 6 वहां पे यूज हो गए, टोटल 7 Cl यूज हो गए। और कितने Cl थे सर, 9 Cl थे। कितने बचे, 2 बचे। तो भाई मेरे ये लो 2 HCl, ये बन गए। अरे हाँ या ना, ओके 2 HCl ये बन गए। अब बात आती है, हमने ये रेड कलर सॉल्यूशन अपीयर हो गया है। हमने इस रिएक्शन को रोका नहीं है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसको हल्का हल्का वार्म अप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो देखिए ये Fe3 है, OH है और ये अपना कौन है, एसिटेट आयन है। ठीक है ना, आई मीन ये अपना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और ये हल्का हल्का हम इसको पानी के साथ गर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बॉयल किए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, आइए मैं आपको बता दूं अब क्या होगा। जरा ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। कितने Fe हैं सर, 3 हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या करो, ये एक तो Fe लिखो। ओके। कितने OH है सर, 2 हैं। ओके। ये 2 OH लिखो। और क्या है, एसिटेट है, हाँ ये एसिटेट लिखो, CH3। ठीक है ना बेटा, ये कहलाता है बेसिक फेरिक एसिटेट कहलाता है। मेरी बात को दोबारा से सुनना। OH माइनस है, OH ग्रुप है, बेसिक है नेचर वाइज, बेसिक फेरिक। फेरिक क्यों बोला, क्योंकि +3 है। अगर +2 होता तो फेरस होता। तो ये फेरिक है, बेसिक फेरिक एसिटेट कहलाता है। और बैलेंस करने का तरीका, इसको बेटा यहाँ पे 3 लिख दो। क्या लिख दो, 3 लिख दो। ओके। आयरन बैलेंस हो रहा है, हाँ सर आयरन बैलेंस हो रहा है। OH बैलेंस हो रहा है, नहीं सर OH बैलेंस नहीं हो रहा है। क्यों,
कितने OH हैं सर? यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं सर? यहाँ पे 6 OH हैं। कितने OH है? 6। तो एक काम करो बेटा, 2 तो पहले से ही हैं, 4 की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या कर दो? 4 मेंशन कर दो। क्या मेंशन कर दो? 4। तो अभी कितने OH हैं सर? 6। यहाँ पे कितने थे पहले से? 2। कितने की जरूरत थी? 4। मैंने 4 मेंशन कर दिया। अब क्या OH बैलेंस हो रहा है? हाँ सर, OH बैलेंस हो रहा है। एसीटेट कितने हैं सर? 3 हैं। यहाँ पे कितने थे सर? 6 थे। तो एक काम करो, कितने बचे सर? 3 एसीटेट अभी भी बचे, तो आप उनको भी ठिकाने लगा देते हैं। CH3 COOH। अब वहां पे तो एसीटेट था, तो उससे ये H+ आया कहां से? उस एसीटेट से जुड़ने के लिए H+ आया कहां से? भाई तुमने 4 HOH लिए थे? हाँ लिए थे सर। तो बेटा ये जो 4 HOH लिए थे, इसमें 4 H+ थे, 4 OH- थे। 4 OH- तो इधर कंज्यूम हो गए। अब बचे कौन? 4 H+। 4 H+ में से एक 3 H+ तो यहां यूज हो गए। अब कितना बचा? 1 H+। वो 1 H+ और ये Cl आपस में मिलकर के क्या बनाया उन्होंने? HCl। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई बेटा? बैलेंस हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपसे ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए, तो ध्यान रखना 3 × 2 = 6। ये ट्रिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? ये जो ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 Fe 2 HOH 6 ये अगर ये देख लोगे तो एक बार बनाना शुरू किया। अच्छा, दूसरी चीज, मीडियम आपको पता है एक्वस है, तो यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक आपके पास क्या रहना चाहिए? वाटर। तो यहाँ पे आप वाटर की प्रेजेंस में ही इसको क्या करने में लगे हैं बेटा? बॉयल। अब बॉयल करने में लगे और यहाँ पे आपको रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी। अब हो सकता है इसको पढ़ते समय आप में से कुछ बच्चों के मन में एक विचार है, क्या सर ये मैकेनिज्म जो आप बता रहे हो ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब इसको क्या पढ़ना जरूरी है? तो बेटा देखो, बात तो सही है, तुम्हारे मतलब इतनी मैकेनिज्म कोई बोर्ड में तो काम आनी नहीं है, और जहां जा रहे हो मेंस एडवांस का पेपर देने, नो डाउट वहां पे क्या होने वाला है? वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन बेटा मतलब पढ़ने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो गधों की तरह रटते रहो चीजें, बस सामने वाला रटा रहा है और रटते रहो, या फिर चीजों को फील करो। बात समझ में आ रही है? इंसान मतलब जानते हो क्या होता है? जब इंसान को भूख लगी होती है ना, तो उसको रूखा सूखा कुछ भी मिल जाए, एक ही उसके मुंह से बात निकलती है, भाई कुछ खाने को दे दो, भले चाहे रूखा सूखा कुछ भी हो। एक मतलब इस तरह से वो स्टेटमेंट देता है, होता है नहीं होता है? हाँ या ना? तो भाई वही वाली स्थिति क्या होती है? एक बच्चे की होती है, एक स्टूडेंट की होती है। उसको लगता है बस मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना? उसको सिलेक्शन की भूख है, आइडियल बनने की भूख है। बस तुम तो दे दो यार, कैसे भी दे दो, बस ट्रिक दे दो, कॉन्सेप्ट दे दो, जो देना है दे दो, बस मैं तो क्या कहते हैं मिल जाए बस। लेकिन एक बात बता दूं, भूख लगी है और बासी खाओगे, रूखा सूखा खाओगे तो बीमार पड़ सकते हो। मतलब कहने का है कि एक तो भूखे तो वैसे ही थे, और अब इलाज कराने के भी लाले पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है बीमार पड़ जाओगे। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट की भी स्थिति वैसी ही होती है कि उसको आइडियल बनने की, सिलेक्शन की उसको भूख तो है, और इस चक्कर में उसको कंसेप्ट ना भी मिले, सिर्फ रटने को ही मिले, तो वो रटने को भी तैयार है। लेकिन एक बात बता दूं, ये भूख तुम्हारी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी, लेकिन मेंस एडवांस आते आते ये भूख इतना बड़ा रूप ले लेगी बेटा, इतना बड़ा रूप ले लेगी जिसकी तुम सोच भी नहीं सकते। और उस समय वहां पे कॉन्सेप्ट की भूख मिटाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि रटी हुई चीजें बेटा ज्यादा दिन चलती नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्लास में पॉजिटिव फील बिंदास देती हैं बढ़िया वाला, लेकिन वो चीजें चलती नहीं है, लंबे समय तक नहीं चलती हैं। तो अब आप सोचेंगे कि सर वो तो सब ठीक है जो आप बता रहे हो, मान लिया, लेकिन सर इस मैकेनिज्म का फायदा बताओ, यूज बताओ क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ यूज क्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, फंक्शन ऑफ न्यूट्रल FeCl3 क्या है? क्या है मतलब? कहने का मतलब ये है कि जब आप इस रिएक्शन को करवा रहे होते हो तो यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 का होना बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसी क्या आफत आ गई? FeCl3 को न्यूट्रलाइज करने की क्या जरूरत आ गई? देखो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, ये जो रिएक्शन है इसमें FeCl3 को जब अपन यूज करते हैं तो इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ग्रेजुअल एडिशन ऑफ NH4OH। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? व्हाई? तो बेटा देखो सीधी सी बात है, एक है कि इस क्वेश्चन को रट्टा मार लो कि इसका आंसर ये होता है क्या, कि FeCl3 का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, हाँ वो एसिडिक होता है, और उसमें क्या कहते हैं अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो HCl क्या करेगा? बनने वाले पीपीटी को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। कहने का मतलब ये पीपीटी बनने ही नहीं देगा, ये पीपीटी बनने ही नहीं देगा, तो फिर आप रिएक्शन पहचानोगे भी कैसे? जब तक रेडिश ब्राउन पीपीटी आपके पास नहीं आएगा आप रिएक्शन पहचान ही नहीं पाओगे कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ठीक है ना? तो एक तरीका यह है कि मैं इस स्टेटमेंट को याद रख लूं, लेकिन इस स्टेटमेंट को याद रखने में समस्या क्या है? आज मैंने ये ऑप्शन ए दिया है, कल को ये ऑप्शन ए उठा करके सी की जगह लिख दूं, सी को उठा करके ए की जगह लिख दूं, तो आप क्या करोगे? वहां पे जाकर के ए पे टिक करोगे, जस्ट लाइक मुन्ना भाई MBBS कि पूछ लिया ब्रेन का क्वेश्चन, वो अभी इंटेस्टाइन पे ही अटका हुआ है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये ऐसे रटन विद्या नहीं चलती है, समझे? ऐसे रटन विद्या नहीं चलती है। अब अगर इस चीज का फील लेना चाहते हो तो आपके पास मैकेनिज्म अवेलेबल है, और आपको पता है कि हाँ यार रिएक्शन के दौरान HCl बन रहा है, और ये बनने वाला जो HCl इस पीपीटी को एब्सॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये बेसिक नाम है। याद करो अभी मैंने कितना जोर देके बोला था, बेसिक फेरिक एसीटेट बोला था या नहीं बोला था? हाँ सर बोला था। तो बेटा अगर वो बेसिक है और रिएक्शन के दौरान एसिड बन रहा है, तो बेटा क्या वो उस पीपीटी को बनने देगा? नहीं बनने देगा। तो यही चीज को अगर फील लेकर के पढ़ोगे, समझोगे, तो बेटा ये रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें भले चाहे दिमाग में तुम्हारे घुसे या ना घुसे, लेकिन आज तुमने अगर इसको देख लिया है तो मेंस एडवांस तक तुम्हारे दिमाग में ये बात तो घूमती रहेगी कि हाँ यार सर ने HCl बनता हुआ दिखाया था, मैंने देखा था यार। तो फिर उस समय तुम्हें ये ऑप्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद बता दोगे कि हाँ यार HCl बनता है और ये खुद बेसिक क्या कहते हैं मतलब दिक्कत पैदा करता है, तो भाई पीपीटी को क्या कर लेगा? डिसॉल्व कर लेगा। तो इसलिए कह रहा हूं, डरो मत, घबराओ मत, भागो मत,
धीरे धीरे चीजें हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सॉर्ट एनालिसिस की रिएक्शंस पहली बार आई हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सब रटने की हो, उनको समझने की कोशिश करो। समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इतना भी कम समय नहीं है तुम्हारे पास कि तुम समय ना दे सको, ठीक है ना? तो चीजों को समझने की कोशिश करो बेटा, अपनी पढ़ाई को थोड़ा वक्त दो। वक्त दोगे तो फिर वो तुम्हारा वक्त बदल देगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शंस हो गई फाइनली। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रल FeCl3 क्यों दिया जाता है, तो बोल देना FeCl3 का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो फाइनली एसिडिक होता है, बनने वाला पीपीटी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। न्यूट्रलाइज करने के लिए बड़ा वीक बेस का होना जरूरी है। क्यों? सीधी सी बात है, बेस जो है अगर स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो वो भी हो सकता है दिक्कत पैदा करे। तो वीक बेस अपन ले लेते हैं ताकि वो एसिडिक मीडियम को केवल क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे मीडियम को, और अपना इफेक्ट कुछ ना दिखाए। ओके चलिए, तो ये भी हो गया रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है कैकोडाइल टेस्ट। ध्यान से पढ़ लेना बेटा, क्रोकोडाइल नहीं लिखा है, दिस इज कैकोडाइल टेस्ट। क्या होता है कैकोडाइल टेस्ट? बहुत ध्यान से देखिए। ये सोडियम एसिटेट है, हाँ है। इसको हमने क्या किया बेटा? हीट किया। क्या किया? हीट किया। हीट करेंगे तो याद करो, मैंने एसिटेट को हीट करना आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, एंड हियर इज CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और यहां पे क्या है बेटा? Na प्लस Na प्लस। ओके, तो ये दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए हैं। अब ये क्या बनाएगा बेटा? Na2CO3 बनकर के अलग हो जाएगा। कैसे? जरा ध्यान से देख लो भाई, कैसे? ये Na2CO3 बनकर के अलग हो गया। अब आपको तो हीटिंग इफेक्ट पता है, आप तो अब मास्टरपीस आदमी हो गए हो यार, आपको हीटिंग इफेक्ट पता है कि सोडियम कार्बोनेट को कितना भी हीट दे दो, जान जाए पर बचन ना जाए, यानी कि मेल्ट हो जाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं देगा। तो सोडियम कार्बोनेट चुपचाप वहां पे पड़ा रहेगा, और साथ में हमको क्या मिलेगा बेटा? साथ में हमको मिलेगा एसीटोन, साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, CH3CO CH3। एग्री? हाँ सर। अब हम यहाँ पे क्या लाएंगे? आर्सेनस ऑक्साइड लाएंगे, AS2O3, और उसको लाएंगे किसको? उसको CH3CO CH3 को। कितने मॉलिक्यूल बेटा? दो मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? दो मॉलिक्यूल। वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मतलब हाँ, एक चीज अच्छा हुआ याद आई, हर जगह रिएक्शन को बैलेंस करके देखने की भी जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको साफ कह रहा हूं। हर जगह रिएक्शन को बैलेंस करके देखने की भी जरूरत नहीं है। कई जगह बेटा जरूरी होता है कि प्रोडक्ट क्या बनाए, बस ये पता होना चाहिए, क्योंकि ना तो बोर्ड में आपसे कोई रिएक्शन बैलेंस करवाने आ रहा है, ना वहां मेंस एडवांस में कोई आपसे रिएक्शन इस तरह से बैलेंस कराने आ रहा है कि बैलेंस करके रिएक्शन लिखो। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कोई पूछ ले इस तरह का क्वेश्चन कि बताओ फला फला कितने मोल ने कितनों को ऑक्सीडाइज किया, रिड्यूस किया, कितनों ने कितनों को अपने अंदर डिसॉल्व किया। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो नो डाउट इन इट, बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन पता होनी या रिएक्शन पता होनी बहुत जरूरी होती है। अदरवाइज सिर्फ रिएक्शन बस इतनी सी जरूरी होती है, रिएक्शन बस ये चाहती है कि उसको सामने वाले को ये पता हो कि रिएक्शन हो कैसे रही है, बस इतना रिएक्शन की डिमांड होती है कि उसको पता होना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे प्रोसीजर क्या है, क्योंकि उससे क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट अपने आप बनते हुए दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमने दो मोल ले लिया और ये ले लिया, तो एक कंपाउंड बनेगा क्या? दिस इज ASOAS, ठीक है, एंड हियर इज CH3 अब आप ऐसे समझिए कि मैंने दो मोल क्यों लिए बेटा? ये कैकोडाइल ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैकोडाइल टेस्ट नाम है ना इसका, ये कैकोडाइल ऑक्साइड कहलाता है, और इसकी नॉजेटिंग स्मेल होती है, पॉइजनस होता है, जी मिचलाने वाली गंध होती है। अच्छा, अब आप देखिए इसमें कितने CH3 दिखाई दे रहे हैं? 4। तो भाई अंडरस्टूड है कि यहाँ पे दो मोल लेने पड़ेंगे, तभी ये कैकोडाइल ऑक्साइड बन सकता है। ये 4 CH3 कहां से लाओगे? अगर एक ही होता तब तो 2 CH3 होते, 4 CH3 लाओगे तो भैया दो तो लेने पड़ेंगे ना, दो मोल तो लेने पड़ेंगे। एनीवेज, तो भाई मेरे 4 CH3 तो यहाँ पे लग गए, हाँ या ना? 4 CH3 तो यहाँ पर एडजस्ट हो गए। अब आगे क्या होगा जरा ध्यान से देखो, इसमें बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। इसमें क्या बनेगा बेटा? बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, और वो बाई प्रोडक्ट होगा CO2। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे? आइए भाई, 2 CO मॉलिक्यूल भी दिखाई दे रहे हैं, 4 CH3 तो इधर लग गए, 2 CO मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? हाँ सर दिखाई दे रहे हैं, तो 2 CO तो ये उठा दो, और AS2O3 में से केवल एक ऑक्सीजन यूज हुआ है, 2 ऑक्सीजन फ्री है, यानी कि 2 CO2। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अब बोला था कि ये रिएक्शन है, बताइए बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब आप बताओ मैं क्या करूं, मैं मैकेनिज्म ना बताऊं तो कैसे काम चलेगा? हाँ जानते हो, सारी रिएक्शन छोड़ करके और उसने क्या किया? बाई प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। बताओ, आप सोच सकते हो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसी को एडवांस कहते हैं बेटा। कि सारी रिएक्शन उसने छोड़ के क्या पूछा उसने? बताइए इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो भाई मेरे इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो फाइनली ये अपना क्या है बेटा? सोडियम एसिटेट है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ऑन हीटिंग ये आएगा, जैसे इसकी स्मेल आनी हल्की हल्की शुरू हुई, फील आएगी, तो इसमें क्या करना बेटा? आर्सेनस ऑक्साइड को ऐड कर देना। ये पॉइजनस स्मेल होती है, ये पॉइजनस नेचर का होता है, गैसियस ऑक्साइड ये भी होता है, नॉसेटिंग स्मेल होती है। अब कुछ बच्चे पढ़ते समय एक ऑब्जेक्शन करेंगे, बाल बुद्धि होती है ना बेटा, दिमाग दौड़ाते हैं, उनको लगता है सोचो देखो हमने कितनी अच्छी चीज सोची। वो बोलेंगे अगर सही है, कैसा है? पॉइजनस है, और माना कि गैसियस है, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि इसमें नॉजेटिंग स्मेल फील आएगी, आदमी तो सूंघते ही मर जाएगा? गलत बात बेटा, ऐसा नहीं है। हर एक गैसेस जो होती हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, एक लिमिट से ज्यादा अगर इनहेल हो जाए, तब जाकर के क्या कहते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई इंसान की डेथ हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, नहीं होता है, अपन जा रहे हैं आराम से सड़क पे, ठीक है ना, पैदल जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, वॉटएवर, अचानक हल्की हल्की स्मेल आनी शुरू हो गई, अपन ने इधर उधर देखना शुरू किया कहां से आ रही है, देखा तो सामने कचरे का ढेर है भयानक वाला, तो अपन ने तुरंत मुंह पे हाथ रख लिया। तो ऐसा तो अब है नहीं कि भाई वो कचरे का ढेर है और तुम्हें लग रहा है हाँ स्मेल आ तो रही है लेकिन हल्की आ रही है, चलो पास जाकर के और ज्यादा अच्छे से सूंघ ले ताकि पता चल जाए कि हाँ कचरे का ढेर वहीं पे, ऐसा तो है नहीं। तो होता क्या है बेटा कि जब चीजें एकदम फील आनी शुरू होती है तभी इंसान वहां से हट लेता है, कट लेता है। तो वही वाली बात मैं बताना चाह रहा हूं कि माना कि ये टॉक्सिक है या कोई भी गैस जो टॉक्सिक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इंसान सूंघते ही निकल लिया। बात समझ में आ रही है? एक लिमिट से ज्यादा अगर वो चीज इनहेल हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा वो चीज सूंघ ली जाए, तब वो दिक्कत पैदा करती है। ओके, तो फाइनली ये पॉइजनस होता है, नॉसेटिंग स्मेल होती है, जी मिचलाने वाली स्मेल होती है। तो ये बना हमारा कैकोडाइल ऑक्साइड, और रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट, टेस्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 विद इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। आइए कैसे होगी देखते हैं।
ये अपना क्या है, सोडियम एसीटेट है, हाँ है, और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 से कराई। कैसा H2SO4 है सर? कंसंट्रेटेड है, आपने बताया ना, ना ये डाइल्यूट है। क्यों सर कंसंट्रेटेड क्यों नहीं? अरे भाई एसीटेट आयन है, जो चीज डाइल्यूट से रिएक्शन दे सकती है, तो फिर हम कंसंट्रेट यूज क्यों करें? लेकिन सर आपने तो यहाँ पे लिखा है सर कंसंट्रेटेड H2SO4। तो भाई मेरे अभी बता रहा हूं कि मैंने वहां पे क्यों लिखा है, तो जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल डाइल्यूट H2SO4 लिया और सोडियम एसीटेट की हमने रिएक्शन कराई, तो बेटा क्या हुआ, कुल मिलाकर के यहाँ पे एसिटिक एसिड बनता हुआ हमें दिखाई दिया। ओके, और क्या निकल लिया भाई, Na2SO4 निकल लिया। क्या निकल लिया बेटा? Na2SO4 निकल लिया। ये बात समझ में आ गई? लाइक दिस। अब जैसे ही हमें विनेगर लाइक स्मेल फील आई, निकलती हुई फील आई, हमने क्या किया, तुरंत जैसे ही हमें विनेगर लाइक स्मेल निकलती हुई दिखाई दी, हमने तुरंत इथाइल अल्कोहल को ऐड कर दिया। अब इथाइल अल्कोहल को जैसे ही बेटा ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा बेटा, ये आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे बेटा, वाटर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? H2O। ओके, और क्या बचेगा, ये बचेगा CH3COO, ठीक है, C2H5, बोले तो एस्टर बन गया। यानी कि फलों के समान मीठी गंध, फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो वापस से एक बात सुन लीजिए, सोडियम एसिटेट है, हाँ, H2SO4 से रिएक्ट कराया, हाँ, डाइल्यूट था, हाँ, क्या बना, विनेगर लाइक स्मेल आई, हाँ, जैसे ही आई हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, इथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया, हाँ, हमें कैसी स्मेल आने लगी बेटा, फ्रूटी स्मेल आने लगी। ठीक है सर, एक बात बोलूं, हाँ, तो वो कंसंट्रेटेड H2SO4 आप बताने वाले थे, वो तो आपने कहीं यूज ही नहीं किया। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ है, सोडियम एसिटेट है, हाँ है, H2SO4 मिलाया, डाइल्यूट, हाँ मिलाया, रिएक्शन आगे बढ़ी, विनेगर लाइक स्मेल आई, एसिटिक एसिड बनने से, हाँ आई। अब इसमें इथाइल अल्कोहल डाल दिया, क्या डाल दिया, इथाइल अल्कोहल। ओके, और थोड़े से ड्रॉप क्या डाले मैंने, कंसंट्रेटेड H2SO4 के डाले, ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, यहां किसकी तरह काम कर रहा है? यहां ये काम कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। कैसे? कि जब आपको विनेगर लाइक स्मेल निकलती हुई दिखाई दी, आई मीन फील आई, दिखाई तो क्या देगी, जब आपको विनेगर लाइक स्मेल फील आई, तो आपने इथाइल अल्कोहल मिलाया और उसमें 2-4 ड्रॉप यानी कि 1-2 ml आपने उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिला दिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और वो वाटर को निकाल बाहर करेगा। तो वाटर को जैसे ही वो निकाल बाहर करेगा, आपको यहाँ पे एस्टर बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि फलों के समान मीठी गंध, बोले तो फ्रूटी स्मेल आती हुई दिखाई देगी, फील आएगी। ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के ये हमारी एक और रिएक्शन तैयार हो गई। ये स्पेसिफिक रिएक्शन होती है किसकी? एसीटेट आयन की। ठीक है ना? चलिए, ये भी हो गया अपना काम। ये सेम सेम को चाहो तो यहां से क्या करो बेटा, उड़ाते हुए दिखा दो, लाइक दिस, है ना? ये सेम सेम को क्या करो, उड़ा दो, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब देखो यहाँ पे 2 मोल लिए हैं, तो पहले वाले स्टेप को क्या करूंगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन को हम बैलेंस करके समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है बेटा NO2 माइनस आयन। नेक्स्ट एनायन है NO2 माइनस। NO2 माइनस के बारे में क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए भाई। NO2 माइनस एसिडिक मीडियम में NO2 गैस देता है। ओके, अब NO2 गैस कैसी होती है, क्या होती है, वो सब भी अभी बात करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं ये रिएक्शन हो कैसे रही है, बहुत ध्यान से देखना। ये अपना NaNO2 है सपोज, ठीक है, और ये अपना एसिड है, क्या बनेगा बेटा, HNO2 बनेगा, हाँ बनेगा, और क्या निकल जाएगा, NaCl। ओके, आगे ये HNO2 है, ठीक है, ब्रेक होगा, H2O प्लस 2NO प्लस O। ओके, और ये जो अपना NO है और जो ये O2 है, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, NO2। क्या बनाएंगे, NO2। अब आपके मन में एक विचार आएगा, क्या, जरा ध्यान से सुनना, ये O2 क्या आई, मतलब ये रिएक्शन कैसे हुई, 100 बातों की एक बात। आइए मैं आपको बताता हूं। ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ, इसमें आपने NaNO2 डाला, हाँ, HCl डाला, हाँ, बॉयल करना, हीट करना, इसको वार्म करना आपने शुरू कर दिया। अब आपने इसको वार्म करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, गैसियस बबल आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैसियस बबल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रिएक्शन यहां तक पहुंच गई है। वो गैसियस बबल जो आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो NO गैस के हैं। NO कैसी होती है, NO कलरलेस होती है। बात समझ में आ रही है, NO कैसी होती है, कलरलेस। कहने का मतलब है, आप ऐसे टेस्ट ट्यूब को देख रहे हो, ये बॉयल हो रही है और उसमें आपको फील भी आ रहा है कि हाँ गैस निकल रही है, बबल निकलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है, गैस दिखाई नहीं दे रही कि यार निकल कौन सी रही है। लेकिन आप रुके नहीं, आप इसको बॉयल करते रहे करते रहे करते रहे। थोड़ी देर के बाद आपने क्या देखा, जो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, जो टेस्ट ट्यूब का क्या है बेटा, माउथ है, वो माउथ रेडिश ब्राउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो NO गैस निकल रही है, ये एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली एयर, वो तो नेसेंट ऑक्सीजन थी, वो तो निकल ली, उसको तो भूल जाओ। वो तो नेसेंट ऑक्सीजन थी, इसको तो भूल जाओ। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो तो निकल ली। एटमॉस्फेयर में जो एयर है, तो जैसे ये NO2 गैस निकल रही है और एटमॉस्फेयर की एयर के कांटेक्ट में आ रही है, तो एयर में क्या होता है, 2 सब्सटेंस बहुत पावरफुल होते हैं, मेजर सब्सटेंस होते हैं, एक तो ऑक्सीजन होती है और एक नाइट्रोजन होती है, हाँ या ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, एयर में जो ऑक्सीजन होती है, उससे ये NO रिएक्ट करती है और NO2 गैस में बदल जाती है, जिसका कलर होता है ब्राउन। तो कहने का मतलब है, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, वो ब्राउन होने लगता है। तो दोबारा बोल दूं, टेस्ट ट्यूब है, HCl है, NaNO2 है, आप गर्म कर रहे हैं, गैस निकलना फील आ रही है आपको कि हाँ गैस निकल रही है, मगर दिखाई नहीं दे रही है, समझ जाओ कि NO तक रिएक्शन पहुंच गई है। आप रुके नहीं, आप इसको बॉयल करते रहे करते रहे। थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि इसका जो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, वो रेडिश ब्राउन हो गया। रीजन, वहां पे आपको बहुत ध्यान से देखोगे, ऐसा नहीं है बेटा कि कोई मतलब जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, उनकी जो चिमनी में से धुआं निकलता है, वैसे धुआं तो नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्राउन कलर के वेपर निकलते हुए दिखाई देंगे और साथ में माउथ जो है इसका रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह से रिएक्शन होती है। अब आइए जरा ध्यान से देख लेते हैं, NO2 का कलर कैसा होता है बेटा, ब्राउन होता है। आई रिपीट, NO2 का कलर कैसा होता है बेटा, ब्राउन होता है। थोड़ा सा NO2 की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लें। NO2 की प्रॉपर्टी कैसी होती है, जरा ध्यान से देखना बेटा। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, नंबर 1।
ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दैट इज सिग्मा, ठीक है। आगे दूसरी चीज, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहां लिखे देता हूं, पैरामैग्नेटिक होता है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बेटा sp2 होता है, ये बात समझ में आ गई। प्लेनर होता है नेचर वाइज, लेकिन वी शेप होता है। कैसा होता है बेटा? वी शेप होता है, ये बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है, ब्राउन कलर का होता है। ये सारी चीजें आप बोलेंगे सर क्या हमने कभी पढ़ी है? हाँ बेटा, ये सारी चीजें 11th में केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो अगर वो आपने पढ़ा है तो उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। बाकी प्रयास बैच में भी जो मैंने बताया हुआ है, अगर उसका एक्सेस आपके पास हो, वैसे में बात चल रही है ना, थोड़ा सा प्रोसीजर में टाइम लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको पीरियोडिक का एक्सेस दिलवाया था, वैसे ही आपको प्रयास का भी एक्सेस मिल जाए, है ना, वो केमिकल बॉन्डिंग का, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ओके, तो ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, पैरा हो गया, sp2 हो गया, प्लेनर हो गया, वी शेप हो गया, गैस हो गया, ब्राउन कलर हो गया। अब आगे ये NO2 जो होता है, ये लो टेम्परेचर पे, कैसे टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे, यानी कि शायद मतलब टेम्परेचर वैल्यू याद रखने की तो जरूरत नहीं है, मैं एक जनरल बता रहा हूं, -10 या -12 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। ये किस में बदल जाता है बेटा? N2O4 में बदल जाता है, विच इज सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। और मजे की बात यह है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये N2O4 वापस टूट जाता है किसमें? NO2 में। अब आगे और भी ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो N2O4 है, बेसिकली ये
सेल्फ आयनाइजेशन के चलते ये किसमें देखने को मिलता है बेटा, NO+ और NO3- में टूटता है। कहने का मतलब है N2O4 जो होता है जब वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो अगर उसको आयंस में तोड़ोगे, आई रिपीट, अगर उसको आयंस में तोड़ोगे तो सेल्फ आयनाइजेशन के चलते वो NO+ और NO3- में टूटता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, N2O4 की बाय द वे मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है लाइक दिस, ठीक है। दूसरी चीज बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस पूछा जाता है, तो बेटा हाइड्रोलाइसिस के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, ऑक्सीडेशन। कैसे बेटा, यहां पे अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो कितनी है सर, +4 है। अच्छा बेटा, अगर नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ग्रुप नंबर पूछा जाए सर, वो 5th A होता है। क्या होता है, 5th A होता है। ये बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन +4 है, ग्रुप नंबर 5th A है, यानी कि कहने का मतलब है ये इवन है, हाँ, और ये ऑड है, हाँ। तो बेटा जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर का कॉम्बिनेशन ऑड इवन होता है, आई रिपीट, ये सब हाइड्रोलाइसिस में मैंने पढ़ाया हुआ है, वो केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जिसने नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो, वो बहुत ध्यान से सुनना। ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन अगर इनका कॉम्बिनेशन ऑड इवन का हो तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोलाइसिस पर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बात समझ में आ रही है, देते हैं, शो करते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे, आइए मैं आपको बता देता हूं। ये N2O4 है, हाँ है। जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलाइसिस पे बेटा ये क्या देगा, हाइड्रोलाइसिस पे ये देगा HNO2 और HNO3। ये खुद कितना है, +4 है, ये कितना है, +3 है, ये कितना है, +5 है। ओके, तो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाता है। सर क्या ये प्रोडक्ट मुझे याद करने पड़ेंगे, नहीं बेटा बिल्कुल याद नहीं करने पड़ेंगे। तो सर कैसे, आइए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। बेटा ये N2O4 है, हाँ सर है। N2O4 अभी अभी मैंने बताया सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कैसे टूटता है, सर ऐसे टूटता है। तो बेटा अब आपको पता है कि जो वाटर होता है वो H+ और OH- होता है। अरे हाँ या ना, हाँ सर बात तो सही है। तो बेटा जब ये पानी के कांटेक्ट में आएगा और ये H+ और ये OH- है तो बेटा क्या होगा, H+ तो इसके पास चला जाएगा, OH- इसके पास चला जाएगा, हाँ या ना। तो OH- इसके पास जाएगा तो OH और NO2 मिलकर के तो बनाएंगे HNO2, और ये H+ और NO3 मिलकर के बनाएंगे HNO3। तो इस तरह से मुझे प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि N2O4 हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता है। सर एक बात पूछूं, हाँ सर, क्या ये रिएक्शन जो तरीका बता रहे हो क्या सर ये बाकी सब पे भी अप्लाई होता है, हाँ बेटा हाँ, बाकी सब पे भी अप्लाई होता है। सर एक और क्वेश्चन है सर, क्या सर मान लो कि ऑक्सीडेशन और ग्रुप नंबर आपने कहा जब ऑड इवन होगा, है ना, तब डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। मैं कहता हूं सर मान लो सर दोनों के दोनों ऑड हो या दोनों के दोनों इवन हो तो क्या होगा, तो भाई मेरे तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल फंडा है कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का आपने कंपाउंड दिया है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा। सर कैसे, आइए मैं आपको बता देता हूं। ये SO3 दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये +6 है, हाँ है। ग्रुप नंबर 6A होता है, हाँ होता है। क्या दोनों इवन इवन है, हाँ सर है। तो बेटा SO3 +6 है, हाँ है। अब सल्फ्यूरिक, अब होता क्या है, सल्फर के 3 ऑक्सी एसिड है, एक तो सल्फ्यूरिक है, एक सल्फ्यूरस है और एक हाइपोसल्फ्यूरस है। तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीडेशन +6 है, हाँ, तो हाइड्रोलाइसिस पे +6 वाला ही ऑक्सी एसिड बनेगा, यानी कि H2SO3। अभी 2 मिनट के लिए मान लो यहाँ पे SO2 होता, तो SO2 होता तो क्या होता, +4 है, सॉरी +4 है, हाँ है। और ग्रुप नंबर कितना है, 6A है, हाँ है। क्या दोनों इवन इवन है, हाँ है। तो सेम ऑक्सीडेशन का कंपाउंड बनेगा, कहने का मतलब है H2SO3 बनेगा। ये बात समझ में आ गई। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर ऑक्सीडेशन और ग्रुप नंबर दोनों ऑड ऑड या इवन इवन हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता, हाँ बेटा मैं यही कहना चाहता हूं। और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनेगा जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का आपने रिएक्टेंट लिया है। सर ये तो दोनों इवन इवन है सर, एक सर ऑड वाला भी एग्जांपल बता दो, आओ। ये N2O3 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये N2O5 दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो N2O5 कितना है, +5 है, हाँ है। ग्रुप नंबर 5th A है, हाँ है। क्या दोनों ऑड ऑड है, हाँ है। तो बेटा हाइड्रोलाइसिस पे इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनेगा, बोले तो HNO3। सर आपने कहा था ये फंडा सब पे अप्लाई होता है, हाँ बेटा बिल्कुल कहा था। तो N2O5 कैसे ब्रेक होता है, N2O5 ब्रेक होता है बेटा NO2+ और NO3-। तो बेटा यहां पे क्या कर दो, OH- लगा दो और यहां पे बेटा H+ लगा दो। अब मैं कहता हूं एक OH- लगा दिया, एक H+ लगा दिया। तो बेटा जरा इसको पढ़ो और मैं कहता हूं जरा इसको पढ़ो, तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल जाएगा कि सब मजा आ गया। क्या, HNO3 एंड दिस इज HNO3, यानी कि HNO3 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, वेरी सिंपल। तो बेटा सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन अगर पढ़ाया जाता है तो कुछ सोच के पढ़ाया जाता है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने टोटल सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन के कम से कम 21 एग्जांपल बताए हुए हैं, 21 एग्जांपल्स, जिनमें आप बड़े आराम से कोई भी कंपाउंड आ जाए, अगर ऑक्साइड का मैं कह रहा हूं कोई भी कंपाउंड आ जाए, आप बड़े आराम से उसका हाइड्रोलाइसिस बता सकते हो कि यार ये इस तरह से होता है। ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के NO2 की आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मुझे ये सब इसलिए ही बताना पड़ा, मुझे नहीं पता कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीजें पढ़ी है नहीं पढ़ी है, क्योंकि बेटा ये सॉल्ट एनालिसिस में जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो बीच बीच में इस तरह की चीजें आती हैं तो फिर वो बहुत तकलीफ देती हैं। तो इसलिए मैंने प्रिकॉशनरी ये सारी चीजें बता दी हैं, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बात आती है पीपीटी रिएक्शन की। तो बेटा इमेजिन करो कि हमने यहां पर क्या लिया है, Na NO2 दिया है, ओके, और यहां पे हमने बेटा AgNO3 लिया है।
आयन एक्सचेंज होगा और बेटा AgNO2 बनेगा विच इज व्हाइट कलर पीपीटी। अब आपको अगर याद हो तो जितने भी नाइट्राइट होते हैं यानी कि NO2 माइनस होते हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं एक को छोड़ के, अब वो कौन है Ag प्लस। तो जरा देखो पीपीटी रिएक्शन के नाम पे हमने सिल्वर का सॉल्ट लिया है क्योंकि हमें पता है वही पीपीटी दे सकता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा सिल्वर सॉल्ट ये किस किस में सॉल्युबल होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। हाँ क्या कहते हैं आईटी में क्वेश्चन आ चुका है, उसमें क्वेश्चन यही आया था कि बताओ जो सिल्वर सॉल्ट है एजी जो हाइपो सॉल्यूशन है बताओ उसमें कौन कौन से सिल्वर सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो एक AgF को छोड़ दो, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना F माइनस थोड़ा सा अकड़ू किस्म का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहता है, तो AgF को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? AgF को। तो भाई सिल्वर का कोई भी सॉल्ट लाओ, AgCl, AgBr, AgI या जो लाना है कार्बोनेट ये वो फलाना ढिमाका जो लाना है वो सभी सिल्वर सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? हाइपो सॉल्यूशन, बोले तो Na2S2O3 में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से सिल्वर सॉल्ट हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, HNO3 में सॉल्युबल होता है, एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको बताए हुए, साइनाइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है ना। तो ये सिल्वर सॉल्ट अगर पूछ ले बताओ किसमें सॉल्युबल है तो बताइए, बोले तो Na2S उसमें क्वेश्चन यही आया था कि बताओ जो सिल्वर सॉल्ट है एजी जो हाइपो सॉल्यूशन है बताओ उसमें कौन कौन से सिल्वर सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो एक AgF को छोड़ दो, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना F माइनस थोड़ा सा अकड़ू किस्म का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहता है, तो AgF को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? AgF को। तो भाई सिल्वर का कोई भी सॉल्ट लाओ, AgCl, AgBr, AgI या जो लाना है कार्बोनेट ये वो फलाना ढिमाका जो लाना है वो सभी सिल्वर सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? हाइपो सॉल्यूशन, बोले तो Na2S2O3 में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से सिल्वर सॉल्ट हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, HNO3 में सॉल्युबल होता है, एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको बताए हुए, साइनाइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है ना। तो ये सिल्वर सॉल्ट अगर पूछ ले बताओ किसमें सॉल्युबल है तो बता ही दोगे कि किसमें सॉल्युबल है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात किसकी? ब्राउन रिंग टेस्ट की। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके हिसाब से बताऊं? मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, किसके हिसाब से? सबके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, आइए जरा देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, कैसे होता है। आइए ये NaNO2 है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं फिर मैं आराम से समझाऊंगा। NaNO2 है, H2SO4 है, रिएक्शन होगी Na2SO4 निकाल दो, ठीक है। और क्या निकल जाएगा? और निकल जाएगा HNO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HNO2 बैलेंस कर दो, ठीक है। आगे ये HNO2 जो है ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा साहब? ये ब्रेक होगा H2O प्लस 2NO प्लस O में, ओके। अच्छा वो जो NO है ये FeSO4 है और वो NO है और मीडियम कैसा है? एक्वस है, क्या बनाएगा? FeH2O होल 5 NOSO4 बनाएगा। अब आइए जरा देख लेते हैं ये हुआ क्या। ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ। इसमें NaNO2 डाला, हाँ। और क्या कहते हैं H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, हाँ। क्या किया? रिएक्शन शुरू करवा दी, हाँ। कैसे? बाहर किया, हाँ। अब गैसियस बबल निकल रहे हैं यानी कि रिएक्शन कहां तक पहुंच गई? यहां तक, NO तक। अब ये जो NO होता है बेटा हर एक का कोई ना कोई बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, हर एक का कोई ना कोई बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होगा ही होगा जो किसी ना किसी को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे हमने 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग नहीं, एस ब्लॉक भी पढ़ा है और पी ब्लॉक भी पढ़ा है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये सब हमने पढ़े हैं। मैं आपको दो एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का बेस्ट एब्जॉर्बर बताइए, बिंदास जवाब देके आओ KOH। KOH बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए थोड़ा सा बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली यानी कि ब्लॉक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं? ब्लॉक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कहते हैं बेस्ट एब्जॉर्बर कौन होता है, तो बिंदास बताओ CuCl, ठीक है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जैसे SiO2 होता है, तो SiO2 जो ग्लास होता है, जिसका ग्लास भी बनता है SiO2 सिलिकेट जो होता है, वो बेसिकली किसी एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, किसको छोड़ के? H3PO4 को छोड़ के, कार्बन फैमिली, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे SiC है, H2SO4 के अलावा और कहीं पे भी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे बेटा कंपाउंड हैं जो अपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे मे बी, कि वो पर्टिकुलर किसी कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और बहुतों में नहीं होते हैं। जैसे नाइट्रोजन को ले लो, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे कि और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ऑक्सीजन को ले लो, पायरेगेलॉल के थ्रू, है ना, ऑयल ऑफ सिनेमॉन के थ्रू ये एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इसी तरीके से बेटा ये जो है कौन? NO गैस। NO गैस भी एक, NO गैस का भी एक बेस्ट एब्जॉर्बर है और वो कौन है? FeSO4। FeSO4 क्या करता है कि ये टेस्ट ट्यूब है, बबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं। हम क्या करते हैं बेटा, इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, टिल्ट करते हैं और टेस्ट ट्यूब की वॉल को टच कराते हुए धीरे धीरे इसमें हम क्या करते हैं बेटा, फ्रेश FeSO4 को ऐड करना शुरू करते हैं। तो फ्रेश FeSO4 जो होता है बेटा वो NO का बेस्ट एब्जॉर्बर होता है और ये फ्रेश FeSO4 जो होता है FeSO4 ये NO को एब्जॉर्ब करके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब ये मत पूछ लेना इसका कलर क्या होता है बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स यानी ब्राउन कलर। तो जहां पे फ्रेश FeSO4 आप मिला रहे हो और जहां पे वो मिल रहा है सॉल्यूशन पे, वहां पे बेटा इंटरफेस पे क्या होती है? एक ब्राउन कलर की रिंग बनती हुई दिखाई देती है। वही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो इसकी वजह से वो रिंग अपीयर होती है। ये बात समझ में आती है? अब आगे इसके ऊपर बेस आपके कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा भाई बताइए बेस्ट एब्जॉर्बर क्या होता है, बिंदास बोलो। फ्रेश FeSO4 इसका बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। आगे इन above reaction freshly prepared FeSO4 is used, why? अब आप बोलेंगे सर ये बार बार आपने नोटिस किया होगा, ये बार बार फ्रेश FeSO4 ये क्या होता है? क्या कोई सड़ा भुसा बासी FeSO4 भी होता है क्या? नहीं। क्या मतलब सर? आइए मैं आपको बताऊं। ये जो फ्रेश FeSO4 है ये FeSO4 ही बेस्ट एब्जॉर्बर है किसका? NO का, हाँ।
पड़े पड़े क्या होता है ऑटोमेटिकली ड्यू टू वही एरियल ऑक्सीडेशन, याद आया शुरुआत में पढ़ा है सॉल्ट एनालिसिस में। फ्रेश FeSO4 जो Fe+2 में है, ये आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये NO को NO बोल देता है, नो बोल देता है, कहने का मतलब है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, जबकि ये NO को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो होता क्या है, अगर आप फ्रेश FeSO4 नहीं लोगे तो आफ्टर सम टाइम वो पड़े पड़े एरियल ऑक्सीडेशन के चलते +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई, +2 से +3 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, तो एरियल ऑक्सीडेशन के थ्रू वो +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है और +3 NO को एब्जॉर्ब करने से मना कर देता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, हमें फ्रेश FeSO4 चाहिए ताकि +2 आयन मिले, NO आराम से एब्जॉर्ब होकर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना सके। नेक्स्ट, फ्रेश व्हाई FeSO4 इज नॉट डायरेक्टली एडेड इन टेस्ट ट्यूब। देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ है। अब आप चाह रहे हो कि मैं धीरे से इसको टेस्ट ट्यूब को बिना हिलाए धीरे से इसमें क्या करूं, फ्रेश FeSO4 को ऐड करूं, ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि इसमें जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये FeH2O5NO, ठीक है ना, SO4, अगर टेस्ट ट्यूब जरा सी भी हिल गई, जरा सी भी हिल गई तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स तुरंत डिसअपीयर हो जाता है। कहने का मतलब है वो जो रिंग बन रही थी ना, वो तुरंत डिसअपीयर हो जाती है। अगर टेस्ट ट्यूब हिल गई, सॉल्यूशन हिल गया, तो वो रिंग तुरंत डिसअपीयर हो जाती है। रीजन कि इसमें जो आयरन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। आयरन हैज क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ रही है? हाँ, इन कॉम्प्लेक्स, और जो कि कैसी होती है बेटा, विच इज कैसी होती है लाला, अनस्टेबल। तो जो चीज अनस्टेबल है, अगर वो आप ऐसी चीज को बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो कुछ भी, अगर उस पर किसी भी तरह का स्ट्रेस आया, केमिकल मैकेनिकल कैसा भी स्ट्रेस आया, वो तुरंत कंपाउंड डिसअपीयर हो जाएगा। तो आयरन की इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉम्प्लेक्स में, और ये कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन से कंपाउंड है जिनका मतलब जिनका नाइट्रेट हमें नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आपके ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए, जरा ध्यान से देखिए। ये रिएक्शन की शुरुआत में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने NaNO2 लिया है। हाँ, आप देखिए मैकेनिज्म का कितना फायदा होता है। इमेजिन करिए कि मैं यहाँ पे BaNO2 होल ट्वाइस ले लूं, या SrNO2 होल ट्वाइस ले लूं, या PbNO2 होल ट्वाइस ले लूं। तो अगर Ba Sr Pb कुछ भी ले लूं, तो यहाँ पे BaSO4 PbSO4 SrSO4 कुछ बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। अब बेटा ये जैसे ही बनेगा तो रिएक्शन में पीपीटी आ जाएगा, रिएक्शन में पीपीटी आ जाएगा बेटा, तो फिर ये क्या करेगा, आगे की रिएक्शन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अपने शुरुआत में इंटरफेयरिंग पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ये भी एक तरह का इंटरफेरेंस ही है, ठीक है ना, कि चुपचाप कोई रिएक्शन चल रही है, बीच में पीपीटी आ गया, आयंस की कंडक्टिविटी पे
मोबिलिटी पे असर पड़ गया, रिएक्शन नहीं हो पा रही। तो होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए इनको क्यों नहीं यूज में लिया जाता है, तो बता देना कि ये जो है इनको इसीलिए नहीं यूज में लिया जाता है क्योंकि ये ब्राउन रिंग टेस्ट को सक्सेसफुली होने नहीं देते। बात समझ में आ रही है? इफ BaNO2 होल ट्वाइस SR ये आर प्रेजेंट इन मिक्सचर, देन क्या होगा बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? नॉट पॉसिबल। रीजन सल्फेट ऑफ Ba+2 SR+2 एंड Pb+2 कैसे होते हैं लाला? इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए, अब बात आती है रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई NO2 है, क्या है? NO2 या NO2 माइनस ले लो या NO2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। हाँ बेटा, NO2 +4 ऑक्सीडेशन में, हाँ है। ये +5 में भी जा सकता है, हाँ जा सकता है। ये -3 में भी जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो मेरे भाई चेक कर लो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों रिएक्शन इसमें अवेलेबल है। तो सीधी सी बात है, मैं ये रिएक्शंस नो डाउट आप ही के लिए छोड़ूंगा, बस एक की रिएक्शन बता दूंगा। क्या? जरा ध्यान से सुनना। ये NO2 माइनस है, क्या है बेटा? NO2 माइनस आयन लेंगे हम यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसमें बदल जाएगा, NO3 माइनस में बदल जाएगा। तो भाई मेरे समझदार को इशारा काफी है, मैंने ये पांडुलिपि लिख दी है बेटा, अब आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप फील करें कि NaNO2 है और इन सबसे क्या निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। तो इन सबसे जो ऑक्सीजन निकल रही है बेटा, वो इस NO2 माइनस को क्या करेगी? NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगी। वेरी सिंपल। तो ये रिएक्शन आप अपने आप करेंगे। अगले टाइम पे जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये रिएक्शन आपने की या नहीं की। अब आइए जरा इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन करके बता देते हैं या दोनों ही बता देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो कोशिश आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। ये जिंक है, हाँ है। ये H2SO4 है, हाँ है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ZnSO4 बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा? यहाँ पे NO3 माइनस को या NO2 को, जिसको भी आप लाओगे, ये उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। कैसे? आइए मैं आपको बताऊं। इमेजिन करो कि आप यहाँ पे HNO2 ले आए। क्या ले आए? HNO2 ले आए। ओके, तो ये HNO2 है और ये हाइड्रोजन है। तो याद करो, आप चेक कर लेना, जब मैंने आपको वो कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग होता है, कौन कौन रिड्यूसिंग होता है, वहां पे मैंने QSP लिखवाया था कि ये उनको, सामने वाले कंपाउंड को उनकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक भेज देते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन की लोएस्ट ऑक्सीडेशन क्या है? -3। क्या है? -3। तो -3 किसमें पॉसिबल है सर? अमोनिया में पॉसिबल है। तो बेटा अमोनिया बना देगा, और क्या? कैसे? जरा ध्यान से देखना। अमोनिया बना देगा प्लस H2O बना देगा। अमोनिया बना देगा प्लस H2O। कैसे? कितने ऑक्सीजन है सर? 2 ऑक्सीजन है। तो भाई मेरे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा दे। कितने हाइड्रोजन है? 3। और ये कितने हैं? 4, यानी कि 7 हाइड्रोजन है। 4 और 3 7। पहले से कितना है? पहले से कितना है? 1। पहले से कितना है? 1। कितने और चाहिए? 6। तो यहाँ पे भाई मेरे 6 लगा दे, और ऊपर वाले स्टेप को क्या कर मेरे भाई? 3 से मल्टीप्लाई कर दे। चेक कर लो, सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो कहने का मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और सामने वाले को उनकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन में पहुंचा देते हैं। याद करो, SO2 को H2S में पहुंचाया था, हाँ, यहाँ पे NO2 माइनस को अमोनिया में पहुंचा दिया। बात समझ में आ गई? इसी तरह से रिएक्शन विद डिमांड एलॉय, हाँ, तो जिंक है प्लस NaOH है, क्या बनेगा बेटा? सोडियम जिंकेट बनेगा, हाँ बनेगा। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी, हाँ निकलेगी। आगे की कहानी आप जानती हैं कि ये इसको कहां पहुंचा देगा? अमोनिया प्लस H2O में पहुंचा देगा। अपने आप अपने दम पे रिएक्शन बैलेंस करके देखना, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। इतना टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, वही कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो आइए जरा स्पेसिफिक रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। बेटा ये 1 डिग्री अमीन है, हाँ है।